गुड मॉर्निंग क्लास 8th बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में कंपनी राज का विस्तार। इस तरीके से जो अंग्रेज थे वो भारत में अपना राज का विस्तार करते चले गए। इसमें क्या था कि लास्ट में टीपू सुल्तान जो था और लॉर्ड वेलेजली के बीच एक संधि हुई। जब लगा टीपू सुल्तान को कि उसके बहुत करोड़ों की क्षति हो रही है और उसका आधा भाग अंग्रेजों के हिस्से में जा रहा है, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, आपस में एक संधि की, जो कि सहायक संधि कही जाती है। अब सहायक संधि क्या थी तो आइए देखते हैं। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वह अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं, या उसके बदले में अंग्रेजी राज उनकी आंतरिक सुरक्षा व बाह्य शक्तियों से सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। अब सहायक संधि में पहला पॉइंट था कि उन्होंने जो संधि रख कर सुझाव रखा, अंग्रेजों का कहना था कि जितने भी राजा हैं वो मेरी शरण में आ जाए, मेरे अधीन हो जाए। उसके बाद जब वो मेरे संपर्क में आ जाएंगे तो उसके बाद जितने लोग भी उस पर आक्रमण करेंगे या उनकी किसी तरह से भी क्षति होगी, उसके जिम्मेदार होंगे, वो उनकी उससे सुरक्षा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था, इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। अब जो लोग भी संधि को स्वीकार कर रहे थे, उन शासकों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका अधिकार स्वीकार करना था। उसका जो भी नियम रेगुलेशंस थे वो उनको स्वीकार करने थे। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। जो भी शासक जो थे, जो भी राजा थे, जो सहायक संधि पे समझौते पे तैयार थे, सहायक संधि को मान रहे थे, उनको क्या करना था कि अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी, मतलब कुछ सैनिकों को खर्चा जो था उनको खुद देना था। उनके खाने पीने के खर्चा, उनकी सैन्य शक्ति का खर्चा, उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता था सैनिकों को, उसका खर्चा, जितना भी खर्चा था वो कौन लेगा? जिस राजा ने वो सहायक संधि स्वीकार की थी उनको। तीसरा था, खर्च न वहन करने की स्थिति में अपने राज का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। यदि अगर राजा ये कहता कि नहीं, हम आपकी सैन्य ताकत को नहीं स्वीकार करेंगे या आपकी सैनिक की टुकड़ी को हम अपने क्षेत्र में नहीं रखेंगे, इस एवरेज में क्या करना पड़ता था कि उनको अपने राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। उनके पास ये था कि या तो आप मेरी सैनिकों को रखिए, उनका खर्चा कीजिए, खाने पीने से लेकर सब कुछ था, या अगर इस बात पे आप नहीं तैयार हैं तो आपको करना होगा कि अपने राज्य का कुछ हिस्सा हमको देना होगा। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। तो क्या था कि जब तक कि कंपनी की परमिशन नहीं मिल जाएगी, कंपनी की रजामंदी, तब तक वो ना ही किसी से युद्ध कर सकते थे और ना ही किसी से संधि कर सकते थे। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का एक रेजिडेंट रखना पड़ता था जो राज्य पर निगरानी रखता था। उन्हें क्या था कि कंपनी का एक आदमी अपने देश, अपने इसमें राज्य में रखना पड़ता था, जो सारी गतिविधियों पर नज़र रखता था और सारे कार्यभार को देखता था तथा कंपनी पे उसकी जानकारी देता था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार। अंत में इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर भी इसी तरीके से कब्जा कर लिया था। वेलेजली ने यह निश्चय किया कि टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। उसने सोचा किसी तरीके से भी या तो टीपू हमारे अधीन हो जाए, हमारे इसके अंदर आ जाए, या अगर वो हमारी बातों को नहीं मान रहा है या हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है तो उसको किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। नई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और जो मैसूर था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू सुल्तान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्मस्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा। उसको ये लगा कि अगर जब श्रीरंगपट्टनम का जो दुर्ग था, किला था, जब जीत लिया और वो मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, तब भी जो टीपू सुल्तान था उसने हार नहीं मानी और वेलेजली की सहायक संधि का निमंत्रण भी उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम आपकी सहायक संधि पे सहमत नहीं हैं, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना बेहतर नहीं है। कहना था कि हम जैसे मरेंगे तो हम शेर की तरह मरेंगे, हम झुक झुक के, हम आपके अधीन होकर कार्य नहीं कर पाएंगे, ना ही हम आपके बंधन में रहेंगे। इसी उक्ति का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ाई करते हुए मारा गया। इसके बाद मराठों से संघर्ष शुरू हुआ कि मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में
मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल और प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो मुख्य सरदार थे तथा जिनका पेशवा होता था, उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 ईस्वी में पानी के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे जो था कि मराठा शक्ति जो थी वो क्या हो गई, क्षीण हो गई, नष्ट हो गई। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली में, तो अहमद शाह अब्दाली जो क्रूर शासक था, अफगान शासक था, क्रूर था बहुत, उसने युद्ध करके क्या किया कि मराठों को हरा दिया, और जिससे कि मराठों की शक्ति जो थी बहुत क्षीण हो गई। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराज की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा से अपने छोटे भाई बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसने कुछ कार्य इससे मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन चलाने के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। तो क्या हुआ कि जब पेशवा माधवराज की मृत्यु के बाद उसका भाई था रघुनाथ राव, वो क्या बनना चाहता था, पेशवा बनना चाहता था। अब उसने इस पद की, इस पोस्ट की लालच में कि हम पेशवा बन जाए, उसने अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करा दिया। उसके पुत्र उसके इस कार्य से जो मराठा थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। अंत में नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया गया और उसकी जो सुरक्षा थी, संरक्षण था, और जिससे कि राज की देखभाल, क्योंकि छोटा था, नवजात था, अभी उसकी उम्र नहीं थी पेशवा बनने की, तो ये सारा कार्यभार कैसे संभाला जाएगा, इसकी देखरेख में उसके जो नाना थे फडणवीस को देखरेख के लिए रख दिया गया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांग ली। जो रघुनाथ राव था उसका, वो जिसने वध कराया था, वो कहाँ चला गया, वो अंग्रेजों के पास चला गया और उसने सहायता मांगी जिससे कि वह दोबारा युद्ध कर सके। उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी, वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेज तो इस बात का वेट कर ही रहे थे कि किस तरीके से हम मराठों के पे कब्जा कर लें। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध सन 1775 और 82 ईस्वी में हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेज अधिक देर तक नहीं टिक सके, सफल नहीं हुए। अंत में सालाबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच क्या हो गई, संधि हो गई। संधि का क्या रिजल्ट था कि नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया, जो पेशवा था उसको स्वीकार कर लिया गया, और 18 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई तथा मराठों पर आपसी संघर्ष के फिर से बादल, क्योंकि जो नाना उसके फडणवीस थे बहुत सैन्य शक्ति में तेज थे, बहुत कुशल थे, जिसकी वजह से लंबे समय तक युद्ध हुआ। उसके बाद मराठों ने भी तब हार नहीं मानी, लेकिन जैसे ही उसके नाना फडणवीस खत्म हुए, धीरे धीरे क्या था, अंग्रेजों का शासन बढ़ता चला गया और मराठों पर लड़ाई के बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेरे जिले की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद ही सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में क्या होने लगे, संघर्ष में कि हम आगे बढ़ेंगे, हम पेशवा बनेंगे। इस चक्कर में क्या हुआ कि आपस में ही दोनों आपसी संघर्ष शुरू हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया, पूना पर अधिकार कर लिया। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर फिर से अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा की बात को मान लिया, सहायता स्वीकार कर ली। सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने सहायक संधि करने को बाध्य किया कि हम तुम्हारी सहायता तुम्हारी तब करेंगे जब तुम मेरी संधि, ये सहायक संधि है, इसकी सारे नियम और शर्तों को मान लोगे, तभी हम तुम्हारी सहायता करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोसले तथा होलकर को यह अपमान सहन नहीं हुआ कि जो पेशवा थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। उन्होंने लॉर्ड वेलेजली से विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध सन 1830 में यह घोषणा कर दी और जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई, जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया, जिसके अंतर्गत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और अपने अपने राज्यों में अंग्रेजी रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया।
क्योंकि ये इनकी सहायक संधि का एक रूल था कि उन्हें अगर वो मेरी सहायक संधि स्वीकार करते हैं तो ठीक है, ये मेरी सैन्य शक्ति को अपने राज्य में रखते हैं तो ठीक, अगर अपने राज्य में नहीं रखते, उनकी देखरेख नहीं करेंगे तो वे अपने राज्य का कुछ हिस्सा देंगे और एक रेजिडेंट मेरा अपने इसमें रखेंगे। इसके पश्चात कंपनी ने विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध सन 1804 ईस्वी में छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज असफल है और दोनों के बीच फिर से 1806 ईस्वी में संधि हो गई। यद्यपि मराठा की शक्ति कमजोर तो हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से डरे नहीं और लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहे। संयुक्त मोर्चा बनाते रहे, आपस में एक दूसरे से मिलकर लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना में स्थित अंग्रेजी रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंस पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों और अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो कि चतुर्थ मराठा युद्ध के नाम से था। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना जो थी वो अंग्रेजों से हार गई और बाजीराव द्वितीय जो था वह पूना प्रदेश अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। सिंधिया और होलकर के भी अधीन राजपुताना जो राज्य थे वो भी अंग्रेजों के अधीन में चले गए। अंत में जो होलकर, सिंधिया और बाजीराव पेशवा के जो राज्य थे सभी राज्य अंग्रेजों के अधीन में आ गए, वह स्वयं भी उनके अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे वे भी अप्रत्यक्ष रूप से एक तो डायरेक्ट होता है कि हमने आपकी बात मान ली और फिर हमने अपनी बात किसी और तरीके से मनवाई, वो आ गया आपके अप्रत्यक्ष रूप से। तो बच्चों आज बस इतना ही। अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार से जो डलहौजी थी उसकी विलय नीति के अंतर्गत और कौन कौन से जो राज्य थे जिस पर अंग्रेज अपने कब्जा करते चले गए। तो अंग्रेजों के किस तरीके से विस्तार व किस प्रकार उन्होंने सहायक संधि का उपयोग किया, किस प्रकार डलहौजी ने अपनी विलय नीति का उपयोग किया कि धीरे धीरे पर भारत पर अंग्रेजी राज का दबदबा बढ़ता चला गया और उनका अपने राज्यों का विस्तार वो करते चले गए। तो बच्चों जितना पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि 1 वर्ड क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, एक लाइन के आंसर वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, वो आपकी बुक्स के पीछे नहीं दिए रहते हैं। तो इसलिए आप चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे, जब अच्छी तरह पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे। जैसे अगर पूछा गया क्वेश्चन में कि तृतीय मराठा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, तो क्वेश्चन तो पीछे है नहीं लेकिन इसका आंसर इस बुक में लिखा है, तो आप ये चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम देने में आएगा। तो आज बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।